हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी, उसके मीनिंग, फीचर्स एंड कंपोनेंट्स। सो लेट्स रीड आउट। तो सबसे पहले हमारे पास है मीनिंग कि फाइनेंशियल लिटरेसी है क्या। तो फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड एंड बिहेवियरल नेसेसरी टू मेक फाइनेंशियल अल्टीमेटली अचीवमेंट इंडिविजुअल फाइनेंशियल वेलबींग। तो फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है? फाइनेंशियल लिटरेसी एक कॉम्बिनेशन होता है। किन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है? फाइनेंशियल अवेयरनेस का, नॉलेज का, स्किल्स का, एटीट्यूड का और बिहेवियर नेसेसरी का, जिससे हम अपने फाइनेंशियल डिसीजन ले पाए। जो एक इंडिविजुअल है वो फाइनेंशियल वेलबींग हो, तो उसके लिए उसे जितने भी डिसीजन लेने पड़ते हैं उसके लिए नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड वो सब उसके पास होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स, अगर अदर वर्ड्स की बात करें तो फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ द नॉलेज ऑफ बजटिंग, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग विच इनेबल्स इंडिविजुअल टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट देयर पर्सनल फाइनेंसेस। तो जो एक इंडिविजुअल होता है उसके पास पर्सनल फाइनेंसेस होते हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है? हमारी जो नॉलेज होती है रिगार्डिंग किसके? बजट के, सेविंग के, इन्वेस्टमेंट के। बजट आपको पता है कि जितनी इनकम होती है और जितने एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको माइनस करके जो हमारे पास पैसे बचते हैं उससे हम अपने फाइनेंस मैनेज करेंगे। सेविंग के हमारे सारे एक्सपेंसेस के बाद जो मनी बच जाती है, इन्वेस्टिंग की हम एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे जैसे हमारा जो रिटर्न होगा वो बहुत अच्छा आएगा। तो इन सब के जो डिसीजन होता है रिगार्डिंग वो सब आएगा हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी में। सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज़ टू सेव गार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम फ्रॉड्स एंड स्कैम। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? कि एक इंसान को सेव गार्ड करना, मतलब बचाना, और उसको प्रोटेक्ट करना एक इंडिविजुअल को फ्रॉम फ्रॉड्स एंड स्कैम से। तो देखो, फाइनेंशियल तो आपको पता ही है कि सारे मनी रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, और लिटरेसी मतलब किसी भी चीज़ के बारे में एजुकेशन, किसी भी चीज़ की स्किल होना। तो जो फाइनेंशियल लिटरेसी होता है कि एक ऐसी एजुकेशन है, एक ऐसी लिटरेसी है जिससे हम अपने पैसे बचा सकें, उसको एक अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकें और अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर पाएँ। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। कि फाइनेंशियल लिटरेसी के क्या क्या फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले यूज़ ऑफ मनी। फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ मनी एज इट अप्लाइज टू पर्सनल फाइनेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। जो फाइनेंशियल लिटरेसी होती है एक एबिलिटी होती है एक पर्सन की कि वो उसकी जो मनी का जो यूज़ है उसको अच्छे से समझ पाए और अपने जो फाइनेंशियल और जो पर्सनल फाइनेंस है उनको अच्छे से यूज़ कर पाए। देन डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। जो अगर हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी अच्छे से होगी तो हम अपना डिसीजन अच्छा ले पाएंगे। इफेक्टिवली टेकिंग डिसीजन अबाउट मनी मैनेजमेंट एंड एबिलिटी टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर हम अपनी डिसीजन अच्छे से लेंगे रिगार्डिंग मनी तो वो हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। देन फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल नॉलेज आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। अगर हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन है, फाइनेंशियल लिटरेसी कह लो या फिर फाइनेंशियल नॉलेज कह दो, ये सारी चीज़ें सेम ही होती है क्योंकि बात तो हमारी सारी फाइनेंस के बारे में ही है और फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग के बारे में ही है। नेक्स्ट, सेफ गार्डिंग। फाइनेंशियल लिटरेसी में सेफ गार्ड करती है स्कैम वगैरह से, जैसे भी ऊपर पढ़ के आए हैं। द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इज टू सेफ गार्ड प्रोटेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड स्कैम, कि अपने स्कैम से, फ्रॉड से, इन सबसे बचाने के लिए। मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक वेलबिंग, मतलब कि हमारे इकोनॉमिक वेलबिंग मतलब कि हम इकोनॉमी फाइनली इंडिपेंडेंट हो। फाइनेंशियल लिटरेसी इज एन एबिलिटी टू इफेक्टिवली मैनेज द इकोनॉमिक वेलबिंग ऑफ एन इंडिविजुअल विद नॉलेज एंड फाइनेंशियल स्किल्स। हमारे पास फाइनेंस की नॉलेज एंड स्किल्स बहुत अच्छे से होगी तो हमारी चीज़ को एकदम अच्छे से कैचअप कर पाएंगे। देन पर्सनल कैपेबिलिटीज़। फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्लूड्स द स्किल, knowledge and tools that help people to make individual financial decision actions to achieve their goals। हमारे कुछ गोल्स होते हैं, हर किसी के अपने अपने गोल्स होते हैं, तो फाइनेंशियल लिटरेसी हमें ऐसी स्किल्स, एजुकेशन एंड टूल्स देता है जिससे कि हम अपने डिसीजन अच्छे से ले पाए और हम अपने गोल्स को पूरा कर पाए। देन नेक्स्ट, नेसेसिटी टू सर्वाइव। अगर हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो फाइनेंशियल लिटरेसी हमें इतनी अच्छी गाइडेंस देता है जिसकी वजह से हम अपने मनी को और अपने मनी डिसीजन इतने अच्छे से ले जाते हैं कि हम अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। इंडिविजुअल नीड टू हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी टू सर्वाइव इन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में रहने के लिए बस अच्छे खासे पैसे होने चाहिए, तो उस सब के लिए हमें अच्छे से मैनेज करना भी आना चाहिए। पैसे होना ही काफ़ी अच्छा नहीं होता है, उनको अच्छे से मैनेज करना भी एक हमारा बहुत अच्छा इफेक्टिव मोटिव है। देन अब पढ़ते हैं फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ और फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। अब रीड आउट करते हैं बारी बारी से। तो इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। First is awareness, knowledge and understanding. Second is skills and behaviors. Third is confidence and motivation, attitude. So हमारा confidence, motivation and attitudes क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले ये पढ़ेंगे अवेयरनेस, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। कि अवेयरनेस, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ये क्या है। फाइनेंशियल लिटरेसी रेफर्स टू अंडरस्टैंड द कोर कंसेप्ट ऑफ पर्सनल फाइनेंस इन एसेस इंटरेस्ट रेट्स, क्रेडिट स्कोर्स एंड द पर्पस
of emergency fund. This knowledge and awareness provide fundamental need to make informed decision, contribute to long-term financial. It includes awareness and knowledge about different type of financial products and services, knowledge about important features to consider when selecting financial products. तो जो अवेयरनेस, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है, ये क्या है? जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो हमें बताती है कि हमारा जो पर्सनल फाइनेंस है हम उसको कैसे मैनेज करें, हमारा इंटरेस्ट रेट को कैसे मैनेज करें, और अब जो हमारा इमरजेंसी फंड है उसको कैसे फंड को कैसे मैनेज कर दी। इस नॉलेज एंड अवेयरनेस, जो नॉलेज और अवेयरनेस होती है ये हमें बताती है कि हमें किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को हमारी इम्प्रूव करे। तो इसका जो डिसीजंस होते हैं, अवेयरनेस एंड नॉलेज अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विस, हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट है मार्केट में और उनकी क्या क्या सर्विस है। देन नॉलेज अबाउट इंपॉर्टेंट फीचर्स की, जो उनकी नॉलेज होनी चाहिए उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जब हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें। एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट है, सेकेंड हमें नॉलेज होनी चाहिए उन प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में। देन सेकेंड इज स्किल्स एंड बिहेवियर। तो अब की स्किल्स एंड बिहेवियर क्या होता है? इट रिलेट्स टू एक्शंस टू बी टेकन परफॉर्म टास्क सपोर्ट रोबस्ट पर्सनल फाइनेंस। हमारे जो पर्सनल फाइनेंस होता है उनके लिए कुछ एक्शन लेने के लिए हमारे पास अच्छी स्किल्स होनी चाहिए। अ क्रेडिट रिपोर्ट एंड डू समथिंग ए सिंपल राइटिंग चेक। इट इंक्लूड्स अ फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन एक्टिवली सीक्स इन्फॉर्मेशन ऑन द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट व्हेन मेकिंग अ चॉइस। एक फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन होता है वो इन्फॉर्मेशन ढूंढता है और उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पे काम करता है और अपनी चॉइस को बेटर वे में लेके जाता है। A financial literate person choose and use appropriate financial product and service from among those available। जो फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन होगा वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को परचेज करेगा जो उसके लिए अच्छे होंगे और फ्यूचर में उसको एक ग्रोथ देंगे। फिर अब पढ़ते हैं कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड। दिस फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी रिलेट्स टू साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म। इसमें कॉन्फिडेंस की बात है, तो कॉन्फिडेंस हमारा एक इनबिल्ट होता है, तो ये हमारा एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो हमें सपोर्ट करता है अपने बिहेवियर्स को मैनेज करने में। इट इंक्लूड्स कॉन्फिडेंस टू बी एबल टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट यूजिंग अ ट्रेडिशनल और अ न्यू टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें न्यू प्रोडक्ट खरीदना है या हमारा ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हमारे लिए बेटर है, तो उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास कोई कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस हमारा एक साइकोलॉजिकल टर्म है। देन अब पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी कि हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है। एक है नॉलेज, सेकेंड है स्किल्स। तो नॉलेज पढ़ते हैं कि नॉलेज क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट कंसेप्ट ऑफ पर्सनल फाइनेंस सच एज इंटरेस्ट रेट्स, क्रेडिट स्कोर्स एंड द पर्पस ऑफ एन इमरजेंसी फंड्स। कि नॉलेज जो फाइनेंशियल लिटरेसी, ये तो पता ही लग गया कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, नॉलेज एंड स्किल्स में। तो नॉलेज क्या होता है? ये एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जो हमें बताती है कि हमें पर्सनल फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट रेट आता है, क्रेडिट स्कोर आता है और हमारा जो इमरजेंसी फंड होता है वो आता है। देन स्किल्स क्या होती है? नॉलेज रिक्वायर्स कॉम्प्लीमेंटेड बाय द स्किल टू परफॉर्म टास्क। अगर हमारे पास सिर्फ नॉलेज होगी, उस काम को करने के लिए प्रोफिशिएंसी ही नहीं होगी तो वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए किसी टास्क को अच्छे से करने के लिए। फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन विल एबल टू यूज़ द ऑनलाइन बैंकिंग ऐप, ऑनलाइन पेमेंट्स, रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। जो एक लिटरेट पर्सन होगा, जो फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन होगा, उसे अच्छे से आता होगा बैंकिंग ऐप्स चलाना, ऑनलाइन पेमेंट्स करना और अपने क्रेडिट रिपोर्ट्स करना। तो एक फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पढ़ते हैं बजटिंग की बजटिंग क्या होता है। देयर आर 4 मेन यूज़ ऑफ मनी दैट डिटरमाइन अ बजट। हमारे पास बजट को डिटरमाइन करने के लिए 4 चीज़ें हैं, मतलब हम मनी से 4 चीज़ें कर सकते हैं। फर्स्ट है स्पेंडिंग, हम उसे स्पेंड कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस पर। सेकंड सेविंग, एक्सपेंसेस के बाद कुछ पैसे बचा सकते हैं, सेविंग। देन इन्वेस्टिंग होता है कि उन जो सेविंग्स हैं उनको इन्वेस्ट कर देना अच्छी जगह से, जहाँ से हमारा जो रिटर्न है वो अच्छा खासा हमारे पास आए। देन एक्सपेंसेस मतलब उनको खर्च करना। Creating the right balance throughout the primary use of money allows a person better allocate his income, resulting in financial security and prosperity। अगर हम अपने मनी को अच्छे से यूज़ करेंगे तो हम अच्छे से एलोकेट कर पाएंगे अपने इनकम को और हमारे पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इन जनरल अ बजट शुड कंपोज इन वे दैट पेज ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग डेबिट्स एंड लिविंग मनी असाइड फॉर सेविंग मेकिंग बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट। तो बजटिंग क्या होता है कि हम अपने सारे एक्सपेंसेस कर देते हैं और उसके बाद हम अपने पास कुछ पैसे बचा लेते हैं जिससे कि हम आगे जाके इन्वेस्टमेंट कर पाएँ और कुछ बेनिफिट्स ले पाएँ। देन अब पढ़ते हैं फाइनेंशियल नॉलेज
जो लिटरेसी ऑफ नॉलेज, जो लिटरेसी नॉलेज है फाइनेंशियल लिटरेसी की। देखो जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, अब हम नॉलेज के बारे में बात करेंगे। हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी ना, नॉलेज एंड स्किल। तो फर्स्ट आता है नॉलेज। अगर हम नॉलेज की बात करें तो उस पर पहले स्पेंडिंग एंड सेविंग्स की बात कर लेते हैं। लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी की पहली चीज़ आ गई हमारे पास नॉलेज। तो इसमें हम बात करेंगे स्पेंडिंग एंड सेविंग्स की। तो फर्स्ट आ जाएगा इसमें अंडरस्टैंड पेमेंट मेथड। इसमें होता है कि हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। देन सेकंड अंडरस्टैंड बैंकिंग वर्ड्स। हमारे जो बैंकिंग वर्ड्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना, जैसे कि सेफ कस्टडी, ATM, इन सबको अच्छे से यूज़ करना। हमारे पास कुछ ऐप्स होते हैं विड्रॉ कराने के लिए, ये सब। देन थर्ड सेविंग फॉर फ्यूचर परचेजेस। फॉर फ्यूचर परचेज मतलब हम अपने पैसे को साइड में बचा कर रख लेते हैं, जिससे कि हम आगे जाके अपने फ्यूचर गोल्स को कंप्लीट कर पाए। देन नीड वर्सेस वांट। नीड तो हमें पता ही है, जो हमारी ज़रूरत होती है, एंड वांट क्या होती है, जो हमारी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो हम एक्सपेंस से अपनी 2 चीज़ें कर सकते हैं, या नीड या वांट। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हमने बात कर ली थी नॉलेज की, अब हम बात करते हैं स्किल्स की। वो हमने स्पेंडिंग एंड सेविंग्स में नॉलेज की बात करी थी, अब हम स्पेंडिंग एंड सेविंग में स्किल्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज़ क्रिएट अ बजट। तो जब हम स्पेंडिंग एंड सेविंग की स्किल्स की बात करेंगे तो क्रिएट अ बजट में आएगा कि हमारे पास एक बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर होना चाहिए। सेकंड शेड्यूल एंड मैनेजिंग बिल पेमेंट्स। तो इसमें क्या होगा, हम अपने बिल्स को अच्छे से करेंगे, जैसे कि हमें रिसिप्ट पेमेंट होती है, हमारे फ़ोन कॉल्स की, SMS की पेमेंट्स होते हैं, ये सबको करना। देन कंपैरिजन शॉप। कंपैरिजन शॉप होता है कि हम अवॉइड करेंगे ओवर स्पेंडिंग करना, और हम अपने जो परचेज़ लेंगे वो बेस्ट प्राइस पर लेंगे। देन फोर्थ इज़ बिल्ड सेविंग। हमारी एक सेविंग की जो हैबिट है वो अच्छे से होनी चाहिए। हम अपने सेविंग जो गोल्स होते हैं उन्हें हमें कंप्लीट करना चाहिए। देन ये तो हमारे फाइनेंशियल लिटरेसी में स्पेंडिंग एंड सेविंग टॉपिक के नॉलेज एंड स्किल्स। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्रेडिट एंड डेबिट मैनेजमेंट। अब वो हमने सेविंग एंड स्पेंडिंग में नॉलेज एंड स्किल्स पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे क्रेडिट एंड डेबिट मैनेजमेंट में नॉलेज के बारे में। तो अब पढ़ते हैं क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट इज़ अ फाइनेंशियल टूल दैट अलाउ द बोरोवर टू परचेज समथिंग नाउ पे फॉर लेटर। टाइप्स ऑफ क्रेडिट इंक्लूड्स क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन एंड मॉर्गेजेस। तो क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट होता है जब आप किसी से लोन या उधार लेते हैं। तो क्रेडिट क्या होता है, एक बोरोवर को अलाउ कर देता है कि आप अभी खरीद लो और उसकी पेमेंट आप बाद में कर देना। जो क्रेडिट होता है वो जैसे कि क्रेडिट कार्ड, बैंक हमें क्रेडिट कार्ड इशू कराता है, जिससे कि हम अपनी पेमेंट कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा लैक्स में, थाउजेंड्स में, और फिर कुछ दिन बाद हम जाके अपने क्रेडिट कार्ड वालों को बैंक में पैसे जमा करा देते हैं, जिससे हमारे पैसे कट जाते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन, मोर्गेजेस, ये सब। दैन सेकंड इज क्रेडिट रिपोर्ट्स एंड क्रेडिट स्कोर। कि क्रेडिट रिपोर्ट क्या होता है एंड क्रेडिट स्कोर क्या होता है। अ फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट रिपोर्ट्स एंड क्रेडिट स्कोर्स। एक जो फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन होता है उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्रेडिट रिपोर्ट क्या है एंड क्रेडिट स्कोर क्या है। क्रेडिट रिपोर्ट इज़ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ अ बोरोवर। जो क्रेडिट रिपोर्ट होती है वो एक डिटेल्ड अकाउंट होता है कि हमने अपनी हिस्ट्री में कितना बोरो करा है, कितना नहीं। रीपेमेंट हिस्ट्री एंड अदर फैक्टर्स कंटेन्ड अ रिपोर्ट आर यूज्ड टू जनरेट क्रेडिट स्कोर दैट रिफ्लेक्ट्स अ क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ बोरोवर। और क्रेडिट स्कोर होता है कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितने लॉयल हैं, कि जो आप अपना क्रेडिट है वो टाइम्स टू टाइम रीपे कर रहे हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होगा तो आगे जाके बैंक आपको कभी लोन नहीं देगा, क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा नहीं है। देन थर्ड फाइनेंशियल मिसस्टेप। तो मिस पेमेंट एंड लोन्स डिफॉल्ट्स आर रिपोर्टेड टू क्रेडिट बैरियर्स एंड एडेड टू क्रेडिट रिपोर्ट। इट हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट्स को। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि अगर आप फाइनेंशियल मिसस्टेप कर देते हैं, आप अपने लोन्स अच्छे से नहीं करते, डिफ़ॉल्ट निकल जाता है, तो ये आपके क्रेडिट ब्यूरो के पास चली जाती है और आपका क्रेडिट रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें मेंशन हो जाता है कि रिपोर्ट में आ जाता है कि आपने अच्छे से नहीं पे करा है, और ये नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है क्रेडिट स्कोर में। देन आके जाके कभी बैंक आपको लोन नहीं देता। देन कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट इज़ नॉट फ्री। जब हमें उधार देती है बैंक, जो क्रेडिट हमारी फैसिलिटीज़ देती है वो फ्री में नहीं देती, वो बोरोवर के ऊपर एक इंटरेस्ट चार्ज करता है। बोरोवर हैज़ टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। देखा, पेमेंट जो बोरोवर है उसे पेमेंट करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। एंड APR इज़ द एनुअल अमाउंट ऑन इन इंटरेस्ट फॉर बोरोइंग मनी। हमें एक APR पेमेंट हमें जो है वो देनी पड़ती है। देन फिफ्थ क्रेडिट वर्थीनेस। Credit worthiness is the determination made by bank of the possibility of that a borrower with a default on debt obligation. It consider factors like repayment history and credit score. जो credit worthiness होती है ये हमारा बैंक डिसाइड करता है कि हमारी जो credit worthiness हम मतलब हम कितना जल्दी रीपे करते हैं अपने पेमेंट्स, ये कंसिडर करता है फैक्टर्स लाइक repayment history, credit score etc.
अब पढ़ते हैं क्रेडिट एंड डेबिट मैनेजमेंट स्किल्स में। अभी हमने नॉलेज में पढ़ा, अब हम इसे स्किल्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज़ रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट रिपोर्ट्स। ऑल कस्टमर आर इंटाइटल्ड टू गेट अ फ्री क्रेडिट रिपोर्ट वंस अ ईयर फ्रॉम मेजर क्रेडिट ब्यूरो। हमारे जो कस्टमर है, हम सब कस्टमर है, हम जो कस्टमर्स हैं, हमारे पास ये राइट है कि हम अपने क्रेडिट ब्यूरो में जाके हर साल एक बार फ्री में अपनी क्रेडिट रिपोर्ट ले सकते हैं। देन सेकंड, मॉनिटर क्रेडिट स्कोर। अ मॉनिटर क्रेडिट स्कोर इज़ अ प्रिडिक्शन ऑफ योर क्रेडिट बिहेवियर सच एज हाउ लाइकली यू पे टू लोन बैंक ऑन टाइम बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर क्रेडिट रिपोर्ट्स। हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए, और हम एक अच्छे एजुकेटेड पर्सन है तो हम उसको अच्छे से मैनेज भी करेंगे और देखेंगे भी कि हमने कितनी जल्दी पे करा है, कितनी जल्दी नहीं करा, हमारी जो कितनी गलतियाँ होंगी वो हम आगे जाके रिसॉल्व कर लेंगे। देन थर्ड इज़ कॉस्ट इफेक्टिव मैथड ऑफ क्रेडिट परचेज। अ कॉस्ट इफेक्टिव क्रेडिट purchase occurs when a customer buys something using credit such as a credit card or a line of credit. This financial flexibility is especially useful for large purchase or unexpected expenses. Cost effective method of credit purchase क्या होता है कि हम जो क्रेडिट परचेज़ कर रहे हैं हम उसको इतने अच्छे से परचेज़ करेंगे कि हमारे आगे जाके कोई अनएक्सपेक्टेशंस, कोई इमरजेंसीज भी नहीं क्रिएट होगी, और जो हमारा एक्सपेंसेस है वो अच्छे से अलाइन हो जाए। देन फोर्थ इज प्लान टू मैनेज एक्सेसिव debt. A debt management plan is a tailored strategy to help you repay outstanding debt and financial obligation without using a new loan. हमारा एक एक्सेसिव डेप्ट क्या होता है, मान लीजिए हम लोन पे लोन लिए जा रहे तो वो तो बहुत ज़्यादा गंदा इफेक्ट होता है। तो एक अच्छा डेप्ट मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, एक ऐसी हमारे पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि हम अपना जो लोन है वो रीपे भी कर पाए। अगर हम एक लोन चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन लेते रहेंगे तो ये तो एक लूप क्रिएट हो जाएगा, ये तो ट्रैप क्रिएट हो जाएगा ना। देन टिपिकली क्रेडिट काउंसलिंग एजेंसीज वर्क with creditors on behalf to determine a debt management plan that fits your financial circumstances. अब हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, हर किसी के अपने अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो हमारे पास एक क्रेडिट काउंसलिंग एक एजेंसीज भी है जो क्रेडिटर से, जो ईच पर्सन से मिलती है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन्हें चीज़ें सजेस्ट करती हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ अर्निंग। जैसे कि हमने पढ़ा था पहले सेविंग एंड स्पेंडिंग और सेकंड क्रेडिट एंड मैनेजमेंट। अब पढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट फॉर अर्निंग। तो फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट फॉर अर्निंग नॉलेज एंड सेकंड इज एम्प्लॉयमेंट फॉर अर्निंग स्किल्स। लेट्स रीड आउट नॉलेज। तो एम्प्लॉयमेंट फॉर अर्निंग नॉलेज की बात करें, सबसे पहले आएगा एजुकेशन एंड स्किल्स की हाउ आर द एजुकेशन एंड हाउ आर द स्किल्स। द अर्निंग पोटेंशियल एंड जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल कैन बी अफेक्टेड बाय द एजुकेशन, स्किल, सप्लाई एंड डिमांड फॉर लेबर। हम कोई जॉब कर रहे हैं और उस जॉब से हमें कितनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है ये डिपेंड करता है कि हमने कैसे एजुकेशन ली है, कैसे स्किल्स है और कैसे हम अपने डिमांड कर रहे हैं और कैसे सप्लाई ऑफ लेबर कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर हमारी एजुकेशन दैट मीन्स कि अगर हमारी एजुकेशन अच्छी होगी तो हमें पता होगा कि कितनी काम करने पर हमारी कितनी इनकम होती है, कितनी वेजेस होती हैं, एक्सेट्रा। इनकम टैक्स, इनकम इज़ टैक्स। जितनी हमारी इनकम होती है वो टैक्स होती है, ये तो पता ही होगा आपको। देयर आर मैनी वेज दैट इनकम इज़ अर्न एंड ईच में बी टैक्स रेट डिफरेंट रेट्स। हम जितनी भी अपनी इनकम अर्न करते हैं उन पर डिफरेंट हमारे टैक्सेस लगते हैं। देन थर्ड, अंडरस्टैंड वर्कर बेनिफिट्स। वर्कर बेनिफिट्स होते हैं मैनी वर्कर रिसीव बेनिफिट्स फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज़ इन एडिशन टू पे। दीज बेनिफिट्स में इंक्लूड हेल्थ इंश्योरेंस, एम्प्लॉयज़ फंड्स, रिटायरमेंट प्लान्स। तो जितने भी हम लोग काम करते हैं, कहीं ना कहीं काम करते हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं काफ़ी सारे, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान्स, इन सब पे। तो हमारे पास जो वर्कर बेनिफिट्स हैं ये भी होने चाहिए। आती है हमारी नॉलेज की बात। देन पढ़ते हैं हम स्किल्स कि स्किल्स में क्या आता है। करियर प्लान फॉर इनकम पोटेंशियल। अ पर्सन कैन एक्सप्लोर जॉब्स रिलेटेड टू करियर एज पर हिज इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ। अगर हमारी स्किल्स की बात करें तो हमें काम वहीं करना चाहिए जहाँ पे हमारी स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। अ पर्सन कैन एक्सप्लोर जॉब, और उन्हें जॉब को एक्सप्लोर करना चाहिए और अपना करियर वहीं बनाना चाहिए जहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ अच्छी हो। देन फाइल टैक्स रिटर्न। मोस्ट ऑफ पीपल हु अर्न इनकम, हमें अपना टैक्स रिटर्न भी अच्छे से करना चाहिए, देना चाहिए। कैलकुलेशन फ्यूचर इनकम, हमें अपनी फ्यूचर इनकम भी कैलकुलेट करनी चाहिए कि आगे वाले नियर फ्यूचर्स में हम कैसे कैसे इनकम अर्न करने वाले हैं। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इन्वेस्टिंग स्किल्स। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इन्वेस्टिंग स्किल्स होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टिंग, सबसे पहले तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं इन्वेस्टिंग को। इन्वेस्टिंग मीन्स यूजिंग मनी टू अर्न मोर मनी। हमारे जो इन्वेस्टिंग होता है, मैंने आपको क्या बताया था, जो सेविंग है हम उसे इन्वेस्ट कर देते हैं कैसे जगह पे जहाँ हमारा रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा हाई होता है। देन इन्वेस्टिंग मीन्स यूज़ ऑफ मनी टू अर्न मोर मनी। इन्वेस्टिंग मत का मतलब होता है मनी को यूज़ करना, ज़्यादा पैसे कमाए, मनी को मनी के लिए यूज़ करना। दैन मैनी पीपल इन्वेस्ट इन ऑर्डर टू अचीव फ्यूचर गोल्स। काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने फ्यूचर गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ अ सिग्निफिकेंट कंसेप्ट ऑफ
इन्वेस्टर। टाइम वैल्यू मनी का होता है कि हम अपनी मनी को इतने अच्छे से यूज़ करें, उनका इतने अच्छे से टाइम वैल्यू करें, मतलब पोटेंशियल होता है हर मनी का कि वो कितने पैसे अर्न कर पाएगी। देन कंसिक्वेंसेज फॉर डिलेइंग इन्वेस्टमेंट। कंसिक्वेंसेज ऑफ डिलेइंग इन्वेस्टमेंट, डिले इन्वेस्टमेंट बेस्ड पोटेंशियल ऑफ मनी टू अर्न इंटरेस्ट एंड ग्रो। अगर हम मनी को थोड़ा डिले करते रहेंगे, हम उसको इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे अच्छी जगह से, तो इससे हमारा जो मनी होगा वो ज़्यादा हद तक वेस्ट हो जाएगा। देन इकोनॉमिक कंडीशन अफेक्ट द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट स्टॉक मार्केट। जो स्टॉक मार्केट होता है जहाँ पे हम शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह परचेज करते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो इफेक्ट करती है। आ लो इन्फ्लेशन रेट में रिजल्ट इन सर्च सेलिंग द स्टॉक मार्केट, वेयर इज डिफ्लेशन कॉज बाय डिक्रीज इन स्पेंडिंग एंड रेवेन्यूज। जो इन्फ्लेशन, जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट थोड़ा लो होता है, वहाँ पे रिजल्ट आता है कि अपनी जो स्टॉक है ये इन सबको सेल कर देते हैं। वेयर जो डिफ्लेशन होती है वो कॉज हो जाती है स्पेंडिंग एंड रेवेन्यूज़ की वजह से। अब पढ़ते हैं डिसीजन मेकिंग स्किल्स की। डिसीजन लेने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्किल्स हैं वो होने चाहिए। देन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ साउंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट आर ऑब्जेक्टिव, एक्यूरेट, अप टू डेट। जो हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, हमें अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेनी चाहिए जहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी हो, ऑब्जेक्टिव हो, एक्यूरेट हो और अप टू डेट होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि आज हमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारा डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं हम और वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं हम पिछले साल की, तो ये सारी चीज़ें गलत हो जाती है। देन सेकेंड, prepare a contingency plan. Use sound financial decision making to prepare a contingency plan. हमारे पास एक contingency plan होना चाहिए, हमारे पास कुछ ऐसे plans होने चाहिए जो हम अपने अनएक्सपेक्टेड या डायनेमिक इन्वायरमेंट में यूज़फुल कर पाए। देन अ कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान इंक्लूड्स, एक कॉम्प्रिहेंसिव जो फाइनेंशियल प्लान होता है उसमें फाइनेंशियल गोल्स के बारे में हो जाता है, बजट के बारे में होता है, कैश फ्लो के बारे में होता है, इन्वेस्टमेंट प्लान के, नेटवर्थ, इन सब के बारे में पता लिखा होता है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो इतनी भी क्यों इंपॉर्टेंट है। सब कोई तो फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो आज ही के टाइम में हो रही है। आज ही के लोग इतने इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, आज ही के लोग इतने इंटेलिजेंट हो रहे हैं। पुराने के टाइम में 90s-60s में किसके पास थी फाइनेंशियल लिटरेसी? ब्रिटिशर्स के पास होगी भी शायद, बट इंडियंस के पास तो थोड़ी लो कंपैरिजन में थी। मतलब जो हमारे जो चाणक्य, आर्यभट्ट, जो ये सब थे, इनके पास तो काफ़ी अच्छी थी, बट जो नॉर्मल जो कॉमन पीपल थे, जो मिडिल क्लास पीपल थे, उनके पास उतनी नॉलेज नहीं थी। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी होनी भी क्यों ही ज़रूरी है। देन फर्स्ट इज़ पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि हमारे पास जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से होना चाहिए फाइनेंशियल का, कि हमारे जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, प्लान्स हैं, इन सबको अच्छे से टैकल कर पाएँ। देन सेकेंड, आइडेंटिफाई फेक स्कीम्स। हम अपनी फेक स्कीम्स हो जाएंगी वो हम अवॉइड कर सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी में हमें बहुत सारा मतलब स्कैम्स वगैरह ये सब फेस करने पड़ते हैं, तो वो हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी होगी तो हम सबको अच्छे से अवॉइड कर पाएंगे। देन रिफ्रेंस पब्लिक ओपिनियन। रिफ्रेंस पब्लिक ओपिनियन होता है कि हम अपनी कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे और किसी को भी ऐसे पब्लिकली किसी को फॉलो नहीं करेंगे। देन डिसीजन मेकिंग में होगा, अगर हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत अच्छी होगी तो हम डिसीजंस जो हैं वो सारे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देन फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड कैपेसिटी। फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, हम फाइनेंशियली कोई डिसीजन ले सकते हैं, तो हमें उसको थोड़ी कैपेसिटी मिलेंगे। मतलब हम ऐसे इम्प्रॉपर वे में नहीं लेंगे। देन लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं कि हम अपनी मनी को इतने अच्छे से यूज़ कर पाए कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे, रेगुलरली हमें सेविंग मिले, इन्वेस्टमेंट और जो गुड डेब्ट हो। देन प्रोवाइड प्रोटेक्शन, हमारी प्रोटेक्शन मिलती है, हम फ्रॉड से बच सकते हैं, हम थीफ वगैरह से बच सकते हैं। देन अंडरस्टैंडिंग बेसिक कंसेप्ट, कि हमें जो बेसिक में जो रेगुलरली कॉन्सेप्ट्स हैं हम उन सबको अच्छे से टैकल कर पाएँ। और भी काफ़ी सारे हैं जैसे कि पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग मैनेजमेंट और स्प्रेड इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस, सक्सेशन प्लानिंग अच्छे से कर पाएँ। देन नॉलेज ऑफ की एस्पेक्ट्स, रिटायरमेंट, स्टेट बजटिंग, इन सब के बारे में पता होना हमें। देन मेथड्स, हमारे पास कुछ मेथड्स और टेक्निक्स भी होते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए। तो पहला पढ़ लेते हैं, स्टार्ट अर्ली। The early start of financial education in life lays the foundation of sound financial habit that predates toward adulthood. अगर हमें फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए तो हमें वो अर्ली लाइफ से शुरू कर देना चाहिए, जिसमें कि हम एक हैबिट बना सकते हैं सेव करने की अडल्टहुड से। दिस कैन स्टार्ट विद बेसिक नॉलेज, हमें उससे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सेविंग की सेविंग क्या होता है और वैल्यू क्या होती है मनी की, बेसिक बजटिंग हमें आना चाहिए, हमें बचपन से ही शुरू कर देनी चाहिए ये चीज़ें। देन एजुकेशन इंट्यून्स पेरेंट्स होने चाहिए, उनको अच्छे से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताने चाहिए अपने बच्चों को। देन रेगुलर लर्निंग होता है कि जो
फाइनेंशियल वर्ड होते हैं वो स्टैटिक नहीं होते, वे हर बदलते रहते हैं, वे कंटिन्यूसली बदलते रहते हैं, जैसे कि इमर्जिंग प्रोडक्ट्स की वजह से, सर्विसेज की वजह से, रेगुलेशंस की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, इकोनॉमिक शिफ्ट्स की वजह से वे बदलते रहते हैं। तो जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो एक ही चीज़ नहीं है, वो बदलती रहती है टाइम टू टाइम। देन यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी ऑफर्स अ सिग्निफिकेंट टूल टू बूस्ट फाइनेंशियल लिटरेसी। जो टेक्नोलॉजी है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे जो सेविंग अवेन्यूज़ हैं, जो हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी है वो अपग्रेड होती जा रही है। तो हमें टेक्नोलॉजी के टाइम के साथ साथ चलना चाहिए। द लार्ज नंबर ऑफ ऐप्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो चुके हैं, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज़ आ गए हैं, रियल टाइम बजट आ गया है, इन्वेस्टमेंट सिमुलेटर्स आ गया, अब तो हमें ऑनलाइन काउंसलिंग भी मिल जाती है हमें डिसीजन के बारे में। देन अब पढ़ते हैं बिल्ड अ नेटवर्क सराउंडिंग वन सेल्फ विद फाइनेंशियल लिटरेट इंडिविजुअल और जॉइनिंग फाइनेंशियल कम्युनिटी। हमारे आसपास के लोग फाइनेंशियल लिटरेट होने चाहिए, हमें फाइनेंशियल कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर लेनी चाहिए, जिससे हमारी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ हो जाएगी और जो इंडिविजुअल होंगे वो लर्न करेंगे और स्टे और मोटिवेटेड रहेंगे। देन फोर्थ इज सीक प्रोफेशनल गाइडेंस। समटाइम्स द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस कैन बी ओवरवेलमिंग कम्प्लेक्शन। कुछ कभी कभी जो वर्ड होता है वो थोड़ा ओवरवेल हो जाता है, हमें प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो इन सच सिनेरियो हमें एक कुछ एक्सपर्टीज़ होती हैं जो हमें बताते हैं कि हमें कैसे कब डिसीजंस लेने चाहिए। जैसे कि स्टार्ट अर्ली, तो अभी प्रोसेस की बात है, पहले तो स्टार्ट अर्ली करें, फिर रेगुलर लर्निंग करनी चाहिए, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्ड अ नेटवर्क, सीक अ प्रोफेशनल गाइडेंस। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 विच इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अंटिल टेक केयर।